चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे सेल के साइज के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें कुछ बाकी था, कुछ पॉइंट उसके बारे में बात कर लिया जाए। अगर हम बात करें कि यूकैरियोटिक का, एक टिपिकल यूकैरियोटिक का आकार कितना होता है, साइज उसका, तो 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। एक प्रारूपी यूकैरियोटिक कोशिका, इसका हिंदी क्या होता है, और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल को हिंदी में बोलते हैं एक प्रारूपी यूकैरियोटिक कोशिका जिसका आकार 10 से 20 माइक्रोमीटर का होता है। दूसरे नंबर में टिपिकल बैक्टीरिया यानी कि प्रारूपी जीवाणु, प्रारूपी जीवाणु का आकार कितना होता है, तो 1 से 2 माइक्रोमीटर का होता है। और तीसरे नंबर में पीपीएलओ, पीपीएलओ का पूरा नाम होता है, पीपीएलओ का पूरा नाम है प्ल्यूरो प्ल्यूरो न्यूमोनिया प्ल्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्ल्यूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये पीपीएलओ का पूरा नाम हो गया। पीपीएलओ, इसका आकार जो है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर का होता है, जो सबसे छोटा होता है। लेकिन एनसीईआरटी माइकोप्लाज्मा को सबसे छोटा मानती है, इसलिए माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जीव है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वायरस की अगर हम लोग बात करें तो वायरस यानी विषाणु, तो विषाणु का आकार कितना होता है, विषाणु का आकार 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर का होता है। 0.02 से 0.02 माइक्रोमीटर ये वायरस का साइज होता है। चलिए, तो हम लोग इसके साइज के बारे में बात कर लिए। नेक्स्ट अब आते हैं हम लोग, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर बांटा गया है। यानी जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सब बैक्टीरिया ही आता है, इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया हो जाएगा। तो उनको उनके आकार के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। जैसे कुछ वैसे जीवाणु होते हैं जो गोलाकार होते हैं, तो गोलाकार जो होंगे उन्हें क्या कहा जाता है, कोकस कहा जाता है, कोकस, उन्हें कोकस बोला जाता है। अच्छा, कुछ जीवाणु रॉड के समान होते हैं, यानी छड़ के समान होते हैं, छड़ाकार होते हैं, तो उनको बैसिलस कहा जाता है। कुछ जीवाणु ऐसे हैं जो कॉमा के आकार के होते हैं, और जो कॉमा के आकार के होते हैं उन्हें विब्रियम कहा जाता है। और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो स्पाइरल यानी सर्पिलाकार होते हैं, उन्हें एस्पाइरिलम कहा जाता है। अब आइए बस उसी का चर्चा किया जाए। पहले हम लोग यहाँ कोशिका को दो भागों में बांटा जाएगा, तब उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है ना। अब स्टार पॉइंट देंगे और हेडिंग डाल दीजिए टाइप ऑफ सेल। टाइप ऑफ सेल का मतलब होता है कोशिका का प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ सेल मतलब क्या हो गया, कोशिका का प्रकार। अब कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, यानी कोशिका दो प्रकार के होते हैं। इसे क्या बोलेंगे, कोशिका कोशिका दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से सेल हैं जो दो प्रकार के होंगे, यानी कोशिका का कौन कौन सा प्रकार है। कोशिका दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, पहला नंबर में प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरे नंबर में यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल। यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका तथा यूकैरियोटिक कोशिका, ये कोशिका के दो प्रकार होते हैं, इसे नोट कर लेंगे। और अब उसके बाद हम लोग इसमें से पहला नंबर शुरू करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल से। ठीक है, कोशिका के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन, प्रोकैरियोटिक सेल तथा
यूकैरियोटिक सेल। अब इसमें पहला नंबर प्रोकैरियोटिक सेल लिखकर एरो दीजिए। प्रोकैरियोटिक सेल लिखकर एरो देंगे। सेल के कितने प्रकार होंगे? 2 प्रकार। कौन कौन? प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक सेल। हेडिंग डालना है प्रोकैरियोटिक सेल लिखकर। अच्छा, अब हम इसमें प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें। सुनिएगा, प्रोकैरियोटिक सेल वैसी कोशिका है जिसमें केंद्रक या अन्य अंग बिना झिल्ली के होते हैं, बिना मेम्ब्रेन के होते हैं। यानी पहला पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, जैसे प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या आप बोल सकते हैं, पहले से भी आप पढ़े हुए हैं, मोनेरा के बारे में बताया गया है आप लोग को। मोनेरा इस पृथ्वी पर जो है ये प्रोकैरियोटिक सेल है, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा। जैसे जब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपको पढ़ाया गया था, जैविक वर्गीकरण, तो उसमें बताया गया था जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है ना। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी तथा एनिमेलिया, इस तरह से जीवों को 5 वर्गों में बांटा गया है। अच्छा, अब इसमें से मोनेरा के अंतर्गत सभी बैक्टीरिया को रखा गया है और मोनेरा ही एक ऐसा जीव है जो प्रोकैरियोटिक होता है। बात समझ में? मोनेरा एक ऐसा जगत है, सॉरी, या मोनेरा में पाए जाने वाले जितने भी जीव हैं सब प्रोकैरियोटिक हैं। और मोनेरा में जीव ही कौन पाया जाता है? एक बैक्टीरिया ही सिर्फ पाया जाता है। अच्छा, आप देखिए, दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल। यानी इसमें केंद्रक रहित, सॉरी, इसमें झिल्ली रहित केंद्रक तथा अंगक होते हैं, अन्य अंगक। ऑर्गेनेल को हिंदी में कहा जाता है अंगक। यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका जितना भी है, इन सभी कोशिकाओं में दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, इसमें झिल्ली सहित केंद्रक तथा अंगक नहीं होते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं कि इसमें केंद्रक और अन्य अंगक झिल्ली युक्त नहीं होते हैं, इनमें झिल्ली नहीं पाया जाता है, जो भी अंग होंगे इसमें। दूसरी बात, इसके अंतर्गत आखिर कौन कौन रहता है, तो दे इंक्लूड बैक्टीरिया। इनके अंतर्गत बैक्टीरिया, जीवाणु आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं यानी नीलहरित शैवाल आते हैं, माइकोप्लाज्मा आता है, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। बैक्टीरिया के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं, बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन, सर्वव्यापी होते हैं, यानी सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जीवाणु सभी जगहों पर पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब रात भर पबजी खेलते हैं का? क्लास में आके सो रहे हैं, क्या करते हैं घर पे? रात भर आप लोग को मोबाइल से दूर हो ही नहीं सकते हैं, तो क्लास में आके सुतता रहो बाबू। जवानी में सो रहे हैं तो बुढ़ापा में बोझा ढोना होगा, बोझा, ये जान लीजिए। माथा पे कुली का काम करना होगा, लाद के भारी भारी सामान, पैर कांपेगा, हाथ कांपेगा, फिर भी जाइएगा। अब बेटा बेटी सब यही कहेगा, करेगा नहीं? करो। जवानी में पैसा नहीं कमा के हम लोग ले रखा तो करो, दूसरा क्या होगा? अभी अभी सोने का उम्र है जी। अभी इस उम्र में क्लास में बैठ कर बच्चा भंगवा रहा हो, और घर पर बैठ कर मोबाइल मिल जाए तो नींदे भाग जा रहा है, आंख के नीचे 2 फीट गड्ढा हो जा रहा है, सोए बिना आंख के नीचे काला काला हो जा रहा है बच्चा का, मोबाइल केवल देखते देखते। लेकिन उसके बाद भी छोड़ने वाला नहीं है, क्लास में कौन हुआएगा सब, रात भर पबजी खेलेगा, दिन भर पबजी खेलेगा। ये सब पबजी बॉय हो गया है सब, अब और ये सबसे कुछ थोड़े होगा। देखिए, इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत क्या क्या रहता है? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो होता है ये बैक्टीरिया मोनेरा के अंतर्गत आता है, एक कोशिकीय होता है और ये प्रोकैरियोटिक होता है, सभी जगहों पर पाया जाता है, कॉस्मोपॉलिटन होता है। अच्छा, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको नीलहरित शैवाल हम लोग कहते हैं, शॉर्ट में इसी को बीजीए कहा जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को। अच्छा, ये ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल। अच्छा, माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, सबसे छोटा जीवाणु, जिसका साइज 0.3 माइक्रोमीटर का होता है, 0.3 माइक्रोमीटर का, और यह बिना ऑक्सीजन के भी सरवाइव कर सकता है। बताए हैं ये आप लोग को, बिना ऑक्सीजन के भी जीवित रह सकता है। अच्छा, उसके बाद एंड पीपीएलओ, पीपीएलओ का पूरा नाम पिल्यूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी पिल्यूरो न्यूमोनिया के समान जीव, ठीक है। तो यानी इसके अंतर्गत बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, नीलहरित शैवाल, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ
शामिल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। जितने भी बाबू प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये सभी आकार में यूकैरियोटिक के तुलना में बहुत छोटे होते हैं और बहुत तेजी से वृद्धि भी करते हैं, यानी कि अपनी संख्याओं को बहुत तेजी से बढ़ाते भी हैं। अगर मान लीजिए कि एक बार एक मनुष्य को अपने संतान को उत्पन्न करने में अगर 9 महीने का समय लग रहा है तो समझिए कि कई हजार 100 करोड़ उतना दिन में संतान उत्पन्न हो जाएंगे, किसके, बैक्टीरिया के, यानी प्रोकैरियोटिक चाहे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में तो बहुत छोटे होते हैं यूकैरियोटिक के तुलना में, लेकिन ये अपना ग्रोथ जो है, अपना वृद्धि जो है बहुत तेजी से करते हैं, अपना गुणन यानी मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक कोशिका के तुलना में बहुत तेजी से वृद्धि भी करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उतार लिए हैं सब लोग? चलिए अब इसका हिंदी लिख लीजिएगा। ये यानी दे हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल, यानी हिंदी लिखना है इनमें केंद्रक तथा अंगक झिल्ली रहित होते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, इनमें केंद्रक तथा अंगक यानी अन्य अंग झिल्ली रहित होते हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड, वो मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब होता है झिल्ली युक्त, और नो मेम्ब्रेन बाउंड का मतलब हुआ जो झिल्ली युक्त नहीं हो, यानी झिल्ली युक्त नहीं होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं, उसको झिल्ली रहित बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे इनके अंतर्गत या इसके अंतर्गत जीवाणु, इसके अंतर्गत जीवाणु कॉमा नील हरित शैवाल कॉमा माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ शामिल होते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत जीवाणु कॉमा नीलहरित शैवाल कॉमा माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ शामिल होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, ये प्राय यूकैरियोटिक कोशिका के तुलना में छोटे होते हैं। ये प्राय यूकैरियोटिक कोशिका के तुलना में छोटे होते हैं और बहुत तेजी से अपनी संख्याओं में वृद्धि करते हैं, लास्ट पॉइंट है दे वेरी इन शेप एंड साइज, यानी ये आकार और परिमाण में भिन्न भिन्न होते हैं। इसमें जितने भी बैक्टीरिया, अगर मान लीजिए कि अलग अलग बैक्टीरिया ही है या जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो सब आपस में आकार में और परिमाण में, शेप में और साइज में अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ बैक्टीरिया या फिर साइनोबैक्टीरिया, इनका आकार अलग अलग है और इनका साइज भी अलग अलग है, तो ये आकार और परिमाण में अलग अलग होते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला स्लाइड है हमारा कि बैक्टीरिया के 4 मुख्य आकार होते हैं, अर्थात आप ये भी बात बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, उधर तो हम लोग सेल को बांटे थे, सेल के 2 टाइप होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ये हुआ जिसमें न्यूक्लियस प्रिमिटिव टाइप का हो, प्रोकैरियोटिक प्राचीन केंद्रक हो, यानी कि जिसमें केंद्रक तथा अन्य अंगक झिल्ली युक्त नहीं होते हैं, उसी को प्रोकैरियोटिक कहा जाता है। यानी इसके अंतर्गत जितने भी अंग होंगे ना वो झिल्ली रहित होंगे, उसमें झिल्ली से घिरे हुए नहीं होंगे। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते हैं। चलिए अब आइए, बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, यानी कि जीवाणु के 4 मुख्य आकार होते हैं, चाहे जीवाणु 4 मुख्य आकार वाले होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले सर वैसा जीवाणु जो रॉड के समान हो, जैसा कि यहाँ फिगर में आप देख पा रहे हैं, रॉड के समान हो, तो उस जीवाणु को हम लोग क्या बोलते हैं, बैसिलस कहते हैं। रॉड के समान यानी छड़ाकार,
रॉड के समान क्या बोलते हैं हिंदी में? छड़ाकार जो हो उसको बैसिलस कहा जाता है। जो जीवाणु गोलाकार हो, स्पेरिकल का मतलब होता है गोलाकार, जो भी जीवाणु आकार में गोलाकार होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कोकस कहा जाता है, कोकस। तीसरे नंबर में जो जीवाणु कौमा के आकार के होते हैं, जो भी जीवाणु कौमा के आकार के होते हैं, जैसा यहाँ फिगर में दिख रहा है, उन्हें विब्रियो कहा जाता है, विब्रियो। ठीक है। और कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो स्पाइरल होते हैं। स्पाइरल यानी सर्पिलाकार। स्पाइरल का मतलब क्या हुआ? सर्पिलाकार, सांप के समान, या आपका जो स्पाइरल कॉपी है उसके समान, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्पाइरिलम कहा जाता है। जो जीवाणु सर्पिलाकार होते हैं उन्हें, जो जीवाणु सर्पिलाकार होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? स्पाइरिलम। ठीक है, उन्हें स्पाइरिलम कहा जाता है। ठीक है, स्पाइरिलम कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। ये बातें यहां से क्लियर कर लीजिएगा। जीवाणुओं को उनके आकार के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं जीवाणु के 4 मुख्य आकार होते हैं, बैसिलस, कोकस, विब्रियो और स्पाइरिलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, अब इसमें हम लोग सेल ऑर्गेनेल की बात की जाएगी। सेल ऑर्गेनेल का मतलब होता है कोशिकांग। सेल ऑर्गेनेल का मतलब क्या होता है? कोशिकांग। अच्छा, अब ये कोशिकांग क्या है? यानी कोशिका के अंग को कोशिकांग कहा जाता है। बात समझ में आया? कोशिका के अंग को, कोशिका के अंग को ही कोशिकांग कहते हैं। अब कोशिका में पाए जाने वाले जितने भी अंगक होते हैं ना, ऑर्गेनेल, उन्हीं को बोला जाता है सेल ऑर्गेनेल्स। अच्छा, अब इसमें कुछ पहले हम लोग स्ट्रक्चर को ध्यान से समझा जाए। जैसा कि बोर्ड पे आपको जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले ये एक जीवाणु है। जीवाणु के बाहरी 3 लेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे। जीवाणु का जो लेयर, बाहरी स्तर होता है, बाबू आंख धो के आप आ जाइए, धो क्या ये तो आंख आपको लग रहा है बवासीर हो गया। अच्छा, अब नहीं झपा रहे हैं? अच्छा ठीक है, तो जो नहीं झपा रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद से सोइएगा तब बवासीर का इलाज करना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, अब सुनिएगा, अब क्या बोला गया। मान लीजिए कि ये एक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है। इसका बाहरी जो लेयर, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो सेल इन्वेलॉप होता है, इन्वेलॉप समझ रहे हैं? इन्वेलॉप का मतलब होता है बाहरी आवरण। जैसे मान लीजिए कि आप लोग कहीं किसी को गिफ्ट वगैरह देने जाते हैं, तो आवरण का नाम सुनोगे इन्वेलॉप का। तो एक इन्वेलॉप में लोग पैसा रख के तब दे देता है, वही इन्वेलॉप होता है जिसके अंदर रख के पैसे को दिया जाता है। अच्छा, तो यहाँ सेल ऑर्गेनेल की अगर बात किया जाए, तो सेल ऑर्गेनेल का भी मतलब होता है ये सॉरी, अगर हम बात करें कोशिका के इन्वेलॉप का, सेल इन्वेलॉप का, तो उसका भी मतलब हुआ कोशिका का बाहरी आवरण, जिसमें कोशिका अंदर रहता हो। तो कोशिका जिसके अंदर रहता है वो 3 लेयर से घिरा हुआ होता है। सबसे बाहरी लेयर को हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स, याद रखिएगा। यानी सेल इन्वेलॉप, कोशिका का जो आवरण है, वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन? सबसे बाहरी लेयर को ग्लाइकोकैलिक्स कहा जाता है, उसके अंदर वाले लेयर को सेल वॉल कहा जाता है, कोशिका भीति, फिर उसके अंदर वाले लेयर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। देखिए, अच्छा अब इसमें सर यहाँ ग्लाइकोकैलिक्स नहीं लिखकर यहाँ कैप्सूल लिखा हुआ है। तो ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह के होते हैं। जब ग्लाइकोकैलिक्स लूज होंगे ग्लाइकोकैलिक्स, तो उसको स्लाइम लेयर कहा जाता है। और जब ये टॉफ होंगे, हार्ड होंगे और मोटे होंगे, तब उन्हें कैप्सूल कहा जाता है। कैप्सूल को हिंदी में संपुटिका कहा जाता है। कैप्सूल को हिंदी में क्या कहते हैं? संपुटिका कहा जाता है। और स्लाइम लेयर को हिंदी में क्या कहा जाता है? औपंक परत कहा जाता है, औपंक परत, याद रखेंगे। अच्छा, तो यहाँ कैप्सूल बोला हुआ है, कैप्सूल ही ग्लाइकोकैलिक्स है। यानी आपको क्या समझना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका का आवरण कितने स्तर से मिलकर बना हुआ है? 3। सबसे बाहरी स्तर को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। बीच वाले स्तर को क्या बोलते हैं? सेल वॉल। उसके अंदर वाले स्तर को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। बात समझ में आया? चलिए अब आइए, इनके बॉडी के ऊपर में छोटे छोटे रोम के समान संरचना होता है जिसको पिलाई कहते हैं। अच्छा, पिलाई को हिंदी में
रोम ही कहा जाता है, रोम, रोम कहते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिएगा इनमें इनके सेंटर पर, केंद्र पर कुछ सर्कुलर डीएनए होते हैं, गोलाकार डीएनए होता है, यानी कि जिसको प्लाज्मिड भी जिसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। अच्छा, इसको न्यूक्लियोइड क्यों कहा गया है? क्योंकि जब जब डीएनए, ये डीएनए है बाबू, डीएनए, जब डीएनए डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है और डीएनए को स्टेबल होने के लिए वो पॉजिटिव चार्ज के साथ जुड़ना पड़ता है। तो डीएनए जब पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन के साथ जुड़ता है तब जाकर ये स्टेबल होता है। कोई भी निगेटिव बॉडी ऐसे स्टेबल नहीं होगी, नहीं तो कहीं भी पॉजिटिव के साथ जाके चिपकते रहे। तो इसलिए स्टेबल होने के लिए क्या जरूरी है कि किसी पॉजिटिव के साथ मिला और वो स्टेबल हो गया। अगर ये स्टेबल नहीं रहता तो इसमें केंद्रक नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो उसके कारण अब न्यूक्लियस नहीं है तो उसमें पाए जाने वाले डीएनए एक जगह पे रह ही नहीं सकते हैं, वो बिखरे हुए रहते। लेकिन यहाँ न्यूक्लियोइड बन गया, यानी कि न्यूक्लियोइड बनने का मतलब हुआ कि डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ गया। डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है, डीएनए पर निगेटिव चार्ज होता है और प्रोटीन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये निगेटिव चार्ज वाले पॉजिटिव चार्ज वाले के साथ जुड़कर ये क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोइड का निर्माण करते हैं। तो न्यूक्लियोइड भी एक डीएनए इसमें हो गया। और एक डीएनए होता है यहाँ प्लाज्मिड डीएनए, इसको हम लोग वेक्टर डीएनए भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर डीएनए भी कहा जाता है, इसे वेक्टर डीएनए कहते हैं, यानी वाहक डीएनए। वाहक डीएनए यानी सर इसमें दो गो डीएनए मिला, प्रोकैरियोटिक में दो डीएनए मिला। एक प्लाज्मिड डीएनए है, यानी इसको वेक्टर डीएनए कहते हैं, यानी वाहक डीएनए कहते हैं, और दूसरा है न्यूक्लियोइड। ठीक है, यानी कि ये डीएनए का उपयोग तब होता है जब इस इकोलाई बैक्टीरिया को किसी बॉडी के अंदर डालकर और उनके अंदर अगर बदलाव करना हो, तब उस समय में हमें इस प्लाज्मिड वेक्टर की आवश्यकता पड़ती है, प्लाज्मिड डीएनए की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ जो आप संरचना देख रहे हैं यह है राइबोसोम। क्या है ये? राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक में पाया जाता है, उसके बाद ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाया जाता है, जहां RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका पर पाया जाता है। ये सब आगे बताएंगे। और उसके बाद ये साइटोप्लाज्म में, यानी कोशिका के द्रव्य में, साइटोप्लाज्म का मतलब हो गया कोशिका द्रव्य, तो ये कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है। बात समझ में आया? तो ये कोशिका द्रव्य में भी पाया जाता है ये राइबोस, हाँ। उसके बाद ये राइबोसोम जो है कहाँ कहाँ पाया जाएगा? सर ये माइटोकॉन्ड्रिया में, लेकिन यूकैरियोटिक में होता है माइटोकॉन्ड्रिया। प्रोकैरियोटिक में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं, इतना ही अंग पाया जाता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, इतना ही अंग होते हैं, ऑर्गेनेल होते हैं, जो आपको यहाँ सामने दिख रहा है प्रोकैरियोटिक में। तो साइटोप्लाज्म हो गया। और ये फ्लैजेलम है, यानी कशाभिका, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कशाभिका। इसका मतलब कि इसी के मदद से ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो है अगर गति करने वाली होती है तो गति करती है। तो जो गति करती है उनमें ये फ्लैजेला पाया जाता है। ठीक है, इनमें एक फिम्बरी होता है, आगे बताएंगे। फिम्बरी को हिंदी में झालर कहते हैं, जो पानी में चट्टानों से चिपकने में मदद करता है ताकि ये बहे नहीं, पानी के बहाव में बहे नहीं। तो इसलिए ये चट्टानों को पकड़ते हैं, किसके मदद से? फिम्बरी के मदद से, यानी कि झालर की मदद से। अच्छा, तो ये देख लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वाल और कैप्सूल, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स, ये तीनों मिलकर कोशिका का आवरण बनाते हैं। अच्छा, इनमें जितना भी द्रव्य अर्ध द्रव्य पदार्थ होता है, आधा तरल पदार्थ हो आधा द्रव्य अवस्था में हो, जेल के समान होता है कोशिका द्रव्य, यानी साइटोप्लाज्म जेली के जैसा होता है, जो बाल में लगाते हैं जेली, वैसे ही आधा अर्ध तरल पदार्थ है, सेमी लिक्विड मटेरियल। अच्छा, फ्लैजेलम जो इनको गति करने में मदद करता है। इनके बॉडी पर रोम के समान छोटे छोटे ये पिलाई होते हैं। अच्छा, राइबोसोम इनके अंदर होता है, और फिर इनमें और फिर ये डीएनए होता है जो न्यूक्लियोइड है। अच्छा, एक है यहाँ पे प्लाज्मिड है। ठीक है, प्लाज्मिड। अच्छा, अब सुन लीजिए इसमें क्या क्या होगा। तो कोशिकांग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक में कौन कौन कोशिकांग होते हैं,
तो इसमें पहला नंबर में सेल इन्वेलप यानी कि कोशिका आवरण होता है। अच्छा, दूसरे नंबर में मेसोसोम होता है और क्रोमैटोफोर होता है। मेसोसोम जो उनके रेस्पायरेशन में मदद करते हैं। अच्छा, उसके बाद क्रोमैटोफोर जो होता है ये पिगमेंट होता है, वर्णक है इनके बॉडी में जो पाया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियोइड यानी कि केंद्रकाभ पाए जाते हैं। हिंदी में न्यूक्लियोइड को केंद्रकाभ कहा जाता है। फ्लेजेला यानी कि कशाभिका पाया जाता है। पिलाई यानी रोम और फिम्बरी यानी कि झालर पाया जाता है, रोम और झालर। उसके बाद राइबोसोम पाया जाता है और उसके बाद इंक्लूजन बॉडी पाया जाता है, अंतर्विष्ट पिंड पाया जाता है। बस इन सभी, यही 7 ऑर्गेनेल है यानी अंगक है जो किसके अंतर्गत पढ़ना है हम लोगों को, क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल के अंतर्गत हम लोग को पढ़ना होता है। ठीक है, चलिए पहले इसको आप लोग नोट करिएगा। इस फिगर को पहले बनाना है, फिगर बनाना एकदम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हो गया। अच्छा, तो इसमें अगर बात करें कोशिकांग में कौन कौन होता है, तो कोशिका आवरण, मेसोसोम और क्रोमैटोफोर, केंद्रकाभ, कशाभिका, रोम और झालर, राइबोसोम और अंतर्विष्ट पिंड। ये बस 7 पॉइंट आपको याद रखना है। अब इसके अंतर्गत जो है एक एक करके हम लोग इसके आगे अब बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, अब इसमें आइए, सबसे पहले नंबर में सेल इन्वेलप क्या है। सेल इन्वेलप का मतलब होता है कोशिका का आवरण, यानी कोशिका, अगर मान लीजिए प्रोकैरियोटिक कोशिका भी आप पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल कितने आवरण से घिरे हुए होते हैं, तो 3 आवरण से। कौन कौन, सबसे पहले सर ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद सेल वॉल और सबसे अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पूछा जाता है सेल वॉल कहाँ पाया जाता है, तो इन बिटवीन ग्लाइकोकैलिक्स एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात समझ में आया। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल वॉल कहाँ होता है, तो सर प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल वॉल ग्लाइकोकैलिक्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट अब आइए, इट इज अ केमिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटेक्टिव कवरिंग। यानी सेल इन्वेलप क्या है, तो सर यह एक रासायनिक जटिल सुरक्षा कवच होता है। यह एक रासायनिक जटिल, जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल बोलते हैं, जटिल का मतलब हुआ टॉफ चीजें हो, जो जटिल हो, जटिल यानी टॉफ। ठीक है, अच्छा, तो इट इज अ केमिकली यानी रासायनिक, कॉम्प्लेक्स यानी जटिल, प्रोटेक्टिव यानी सुरक्षित, कवरिंग यानी कवच है। ठीक है, उसके बाद इट इज मेड अप ऑफ 3 टाइटली बाउंड लेयर्स। यह 3 कठोर अस्तर से मिलकर बना होता है। और ये 3 कठोर अस्तर से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन, तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी प्लाज्मा झिल्ली। यही ऊपर बात हम पहले ही समझा दिए थे फिगर में ही कि कोशिका आवरण जो होता है, सेल इन्वेलप को हिंदी में बोलते हैं कोशिका आवरण। तो कोशिका आवरण जो है, ये कोशिका आवरण ये एक रासायनिक जटिल सुरक्षित कवच होता है जो 3 कठोर अस्तर से मिलकर बना होता है। पहला नंबर में ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स ऐसे ही लिखना होगा आपको, ग्लाइकोकैलिक्स याद रखेंगे। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है, तो सर यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का बाहरी आवरण होता है। सेल वॉल, तो सर यह प्रोकैरियोटिक कोशिका में ग्लाइकोकैलिक्स तथा प्लाज्मा झिल्ली के बीच में पाए जाने वाली एक अस्तर है जो कोशिका को आकार प्रदान करती है। बाबू, कोशिका को यही आकार प्रदान करता है सेल वॉल। अगर सेल वॉल नहीं रहे तो कोशिका जो है पिचक जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। जैसे सूटकेस देखें आप लोग, तो सूटकेस में क्या होता है, जैसे अटैची सब देखे होइएगा ना, आजकल जो आ रहा है, जैसे चारों तरफ में अंदर में क्या होता है, उसको टाइट रहे, यानी कि एक तरह से चारों तरफ से टाइट रहे, उसके लिए एक पतला सा देखिएगा, पतला सा पट्टी लगता है, लोहे वाला आयरन का पट्टी चारों तरफ से लगा हुआ रहता है कि नहीं, ताकि वो उसी शेप में बना रहे। तो उसी तरह से इनमें भी सेल वॉल होता है जो इनके संरचना को प्रदान करता है, यानी पूरा संरचना बनाए हुए रहता है। अगर ये नहीं रहता
सेल वाल नहीं रहता, सेल वाल कोशिका भित्ति, तो कोशिका कब का पिचक गया रहता, नष्ट हो जाता, कभी भी नष्ट हो सकता है। बात समझ में आया? अच्छा, उसी तरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली ये सेल वाल के अंदर का स्तर है। सेल वाल के अंदर के स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन सबसे आंतरिक स्तर है, सेल वाल बीच का स्तर है, और ग्लाइकोकैलिक्स सबसे बाहरी स्तर है। तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वाल और प्लाज्मा झिल्ली, बात समझ में आया? इस तरह से ये 3 लेयर से मिलकर बने होते हैं। अब इसमें पहला नंबर हम लोग बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स का। क्या? ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? तो सर क्या बोलिएगा पहला नंबर? इट इज द आउटर लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। बात समझ में आया? यानी कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे बाहरी स्तर होता है, तो इसलिए लिखा हुआ है आउटर लेयर, यानी कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का बाहरी स्तर होता है। ठीक है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का सबसे बाहरी स्तर होता है। उसके बाद इट्स कंपोजिशन एंड थिकनेस वेरी इन डिफरेंट बैक्टीरिया, यानी कि इसकी बनावट, कंपोजिशन मतलब हो गया बनावट, जैसे दवाई के पीछे दवा का कंपोजिशन लिखा हुआ रहता है कि किसके किसके मिलने से बना हुआ है, तो इनकी जो बनावट होती है इट्स कंपोजिशन एंड थिकनेस यानी मोटापा वेरी, वेरी मतलब भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है, इन डिफरेंट बैक्टीरिया, अलग अलग जीवाणुओं में। बात समझ में आया? यानी कि इसका ये ग्लाइकोकैलिक्स जो है ना, ग्लाइकोकैलिक्स का बनावट और मोटापा अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग होता है। अच्छा, उसके बाद इट मे बी अ स्लाइम लेयर, यह स्लाइम लेयर हो सकता है, या इट मे बी कैप्सूल, यह कैप्सूल हो सकता है। यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स भी 2 तरह के होते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई अगर ग्लाइकोकैलिक्स लूज है, लूज शीथ, यानी लूज मतलब हो गया ढीली ढाले, और शीथ मतलब आवरण, ढीले ढाले आवरण का बना हुआ अगर ग्लाइकोकैलिक्स होता है तो उसे क्या कहा जाता है? स्लाइम लेयर कहते हैं, औपंक परत कहा जाता है। हिंदी में इसको औपंक, औपंक परत कहा जाता है, औपंक परत। बस समझ में आया? अच्छा, तो ये क्या बोलिएगा? इट में भी स्लाइम लेयर, यानी कि औपंक परत हो सकते हैं, यानी कि ग्लाइकोकैलिक्स ढीली ढीले ढाले आवरण के बने हो सकते हैं, उसे औपंक परत कहा जाता है। यानी ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह के हो सकते हैं, या तो टॉप होंगे यानी कठोर होंगे, या नहीं तो लूज होगा, ढीली ढाली होगा, मुलायम होगा। तो अगर लूज होगा, लूज आवरण का ग्लाइकोकैलिक्स लूज आवरण का बना हुआ हो सकता है, यानी ढीले ढाले आवरण का बना हो सकता है, तो उसे औपंक परत कहते हैं। या ये ग्लाइकोकैलिक्स मोटे अथवा मोटे तथा कठोर परत के बने हुए हो सकते हैं, जिसे कैप्सूल कहा जाता है। बात समझ में आया? तो इनको दो तरह के ये भी होते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स 2 तरह के हैं। स्लाइम लेयर कब बोला जाएगा? जब लूज लेयर के बने होंगे ग्लाइकोकैलिक्स, और जब ये थिक मोटा और टफ यानी कठोर होगा तब इसको क्या कहेंगे? कैप्सूल कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। अगला पॉइंट है यहाँ सेल वाल। सेल वाल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। अच्छा, कोशिका भित्ति की अगर बात करें तो कोशिका भित्ति को बोल ही सकते हैं कि ये बीच में होता है ना, सेल वाल। तो इट इज द मिडिल लेयर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का मध्य स्तर होता है। बोल सकते हैं यह प्रोकैरियोटिक कोशिका का मध्य स्तर होता है। इट्स सीन इन ऑल प्रोकैरियोट्स, यह सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दिखाई देता है। देता है कि नहीं? जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिका है सब में सेल वाल होता है, लेकिन अगर सेल वाल की बात करें, क्या सभी यूकैरियोटिक में होता है? नहीं होता है। हम लोग भी तो सेल यूकैरियोटिक ही हैं, लेकिन हम लोगों में सेल वाल नहीं होता है। हम लोगों में सेल वाल नहीं होता है, कोशिका भित्ति हम लोगों में नहीं होता है, जबकि हम यूकैरियोटिक हैं। तो सभी यूकैरियोटिक में सेल वाल नहीं होता है, लेकिन सभी प्रोकैरियोटिक में सेल वाल दिखाई देता है। तो यानी कि यह सभी प्रोकैरियोटिक जीवों में दिखाई देते हैं। उसके बाद इट गिव्स, यह देता है या प्रदान करता है क्या? शेप ऑफ द सेल, यानी कि यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। अभी थोड़ा देर पहले समझाए थे, यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। एंड प्रोवाइड, और क्या प्रदान करता है जी? प्रोवाइड अ
प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। अगर ये सेल वॉल नहीं रहे तो कोशिका पिचक जाएगा और जो उसका संरचना होना चाहिए उस संरचना में वो दिखाई नहीं देगा। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं ना, कुछ कोशिका जो होते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका गोलाकार होते हैं, कुछ जो होते हैं रॉड के समान होते हैं, कुछ सर्पिलाकार होते हैं। ये सब किस पे निर्भर कर रहा है? सेल वॉल पर। क्योंकि कोशिका भित्ति अगर नहीं होता तो उस कोशिका को आकार भी प्रदान नहीं होता, वो आकार में निश्चित आकार में नहीं आता हो, और उसके आकार को बनाए रखने के लिए, उसके संरचना को बनाए रखने के लिए जो मदद करता है वो सेल वॉल करता है। यानी कि सेल वॉल प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट यानी संरचनात्मक सहायता करता है टू प्रिवेंट द बैक्टीरिया। प्रिवेंट मतलब होता है बचाने से, बचने से, यानी कि प्रिवेंट मतलब बचना। तो किससे बचने के से? तो बैक्टीरिया को कोलैप्सिंग या ब्रस्टिंग। कोलैप्स मतलब पिचक जाना, धस जाना या नष्ट हो जाना। ब्रस्टिंग यानी फट जाने से, नष्ट हो जाने से। ठीक है, तो यानी कि नष्ट होने से क्या करता है? जीवाणु को नष्ट होने से बचाता है। कौन? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। तो इसका हिंदी हो जाएगा, यह कोशिका को आकार प्रदान करता है। यह कोशिका को आकार प्रदान करता है तथा यह जीवाणु को नष्ट होने से बचाने के लिए, यह जीवाणु को नष्ट होने से बचाने के लिए संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है। बात समझ में आया? यह जीवाणु को नष्ट होने से बचने के लिए संरचनात्मक सहायता प्रदान करता है, यानी उनके संरचना को बनाए रखता है। जैसे अटैची जो, सॉरी, ये सूटकेस जो होता है, ट्रॉली बैग, अगर उसमें चारों तरफ से ब्लेड का पत्ती नहीं लगा हुआ रहे आयरन का तो पिचक नहीं जाएगा। उसी तरह का सेल वॉल यहाँ काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली पढ़ेंगे। यहाँ तक आप सब पढ़ के आइए। ठीक है, थैंक यू।